नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे कोचिंग बीपी के स्टडी पॉइंट्स में। तो आज कुछ महत्वपूर्ण सवाल हम लेके आए हैं, तो आप इनको देखिए ध्यानपूर्वक, समझते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 4 की घात 25 में 30 की घात लगी हुई है। यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस 4 की घात 28 में 35 की घात लगी हुई है। तो हमें इसमें क्या करना है, इसमें इकाई का अंक हमें ज्ञात करना है, ऐसा कह रहा है। तो हमें समझना है किस प्रकार से करते हैं। तो इस 4 का नियम समझ लीजिए कि 4 में यदि पहली घात घात के ऊपर घात, इसमें आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना। 30 और 35 में आपको ये 25 और 28 में ध्यान देना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि 4 में 25 की घात लगी है, जो कि क्या है, एक विषम है। तो यदि 4 में विषम की घात लगी हुई है तो इसमें इकाई का जो अंक आएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 ही आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा, इसका इकाई का अंक 4 आएगा। ठीक, कब आएगा, जब ये वाली घात हमारी क्या है, विषम। ठीक है, और इसी तरह हम इसमें देखेंगे कि यदि इसमें 4 में पहली घात ऊपर कितनी भी घात लगी हो, 30 35 40 जो भी लगी हो, उससे हमें मतलब नहीं है, सम हो या विषम हो। अब इसमें देखते हैं 4 की घात 28 लगी हुई है, तो ये एक सम संख्या है। क्या है, ये एक सम है 28। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर देखना है, जब भी सम की घात लगी हो तो क्या करते हैं, इसका आंसर 6 आता है। इकाई का अंक क्या आता है, 6, क्योंकि इकाई के अंक से हमें मतलब है। ठीक है, तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आएगा। बस आपको इतना याद रखना है कि यदि 4 की घात विषम लगी हुई है पहली घात, तो उसका आंसर इकाई का अंक 4 ही आएगा। यदि 4 की घात सम संख्या लगी हुई तो इसका आंसर 6 आएगा। ठीक है, यदि हम इनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। इस प्रकार से हमारा इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इस तरह के किसी भी सवाल को, यदि वो 4 वाले हैं, 4 आधार वाले हैं, ठीक है, तो इस तरह इनको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं और अगला सवाल इसका देखते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है, दूसरे सवाल में देखिए, इंपॉर्टेंट है। यदि इसमें लिखा हुआ है p बराबर 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 10 गुणे 5, इस तरह लिखा हुआ है। और यहाँ पर लिखा हुआ है q बराबर 2 की घात 5 गुणे 3 गुणे 7 हो, तो p तथा q का महत्तम समाप्तवर्तक क्या होगा। यहाँ पर मासा पूछ रहा है, तो इसको समझते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये ढेर सारी संख्याएं यहाँ पर घातों में लिखी हुई हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। तो इसमें और इसमें हमें निकालना है कि इनका मासा क्या होगा। तो देखते हैं मासा का रूल क्या होता है। तो मासा में देखते हैं कि इन दोनों में जो भी सबसे छोटी घात वाली संख्या होती है उसको निकालते हैं। जैसे यहाँ पर देखते हैं 2 की घात 3 है, यहाँ पर 2 की घात 5 है, तो हम यहाँ से क्या ले लेंगे, 2 की घात 3 यहाँ ले लेंगे, गुणा का चिन्ह लगा लेंगे। ठीक है, और क्या है, और कॉमन क्या है, तो मासा का मतलब ही होता है एक ऐसी संख्या जिसका भाग इन दोनों संख्याओं में चला जाए। ठीक है, क्योंकि मासा का भाग संख्याओं में जाता है और संख्याओं का भाग लासा में जाता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि 2 की घात 3 है, यहाँ पर 2 की घात 5 है, तो हमने 2 की घात 3 ले लिया, छोटी घात लेनी पड़ती है। और यहाँ पर देखते हैं 3 की घात 10 लगा हुआ है, यहाँ पर केवल 3 है, तो हम यहाँ पर 3 लिख लेते। अब देखिए, ना तो यहाँ 5 है, इसमें कहीं पर 5 नहीं है, कॉमन नहीं है, तो इसको नहीं लेंगे। और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कॉमन क्या है, यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर 7 नहीं है, इसलिए हमारा मासा इसका यही रहेगा, 2 की घात 3 गुणे 3, इसी का मासा रहेगा। ठीक है, इसी में एक और समझ लेते हैं कि यदि यहाँ महत्तम समाप्तवर्तक ना पूछकर लघुत्तम समाप्तवर्तक पूछता तब क्या करते। तो लघुत्तम समाप्तवर्तक में क्या करते हैं कि हम बड़ी घातें लेते हैं। जैसे मासा निकालने के लिए हमने छोटी घातें ली, इसी तरह हम लासा निकालने के लिए बड़ी घातें लेते हैं, और जो नहीं भी कॉमन है उसको भी रखते हैं। कैसे, देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे 2 की घात 3, यहाँ पर 2 की घात 5, तो लासा निकालने के लिए यहाँ से हम 2 की घात 5 ले लेंगे। और देखो 3 यहाँ 10, 3 की घात 10 लिखा हुआ है, यहाँ पर 3, तो हम 3 की घात 10 ले लेंगे। और 5 और 7 भी कॉमन नहीं है, तो हम लासा निकालने के लिए ये 5 और 7 भी रख लेंगे। तो आंसर लासा का क्या आ जाएगा, 3 की घात 10, 2 की घात 5 और 5 और 7, ये पूरा लासा आ जाएगा। ठीक है, और अगले वीडियो में हम इसका सवाल लेके आएंगे, तो आपको विस्तृत जानकारी के साथ समझाएंगे। अब आप देखिए अगले सवाल को। तो अगला सवाल कुछ इस तरह है कि कुछ धनराशि ए और बी में 2:5 के अनुपात में बांटी गई है। यदि ए को 100 रुपये मिले तो बी को मिलने वाली धनराशि क्या है। इसमें ए और बी में 2:5 के अनुपात में राशि बांटी गई है, और यहाँ पर क्या है, ए को राशि दी गई है और बी की राशि पूछ रहा है। तो आप सीधा क्या करना है हमें कि जब बी की राशि पूछ रहा है, ठीक है, और जो राशि यहाँ पर दी रहती है, जैसे ए की राशि दी है 100 रुपये, तो हमें क्या करना है, ए का अनुपात यहाँ पर क्या है, 2, जिसकी राशि यहाँ दी रहती है उसी का भाग दे देते हैं। जैसे 2
इसका अनुपात ए का अनुपात क्या है 2 और ए की राशि भी क्या दी है 100। तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, जो इसका अनुपात है उसी में भाग दे देंगे और ये 50 निकल के आया। अब जिसकी राशि पूछ रहा है तो बी की राशि पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, इस 50 का गुणा बी में कर देंगे। बी का अनुपात क्या है 5 है तो कितना आ जाएगा 250। इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा, आप सीधा कर सकते हैं। इसके और भी हम सवाल लेके अगले वीडियो में आएंगे, ठीक है। तो अब इसको समझते हैं। अगला सवाल है, इसमें लिखा हुआ है कि यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तब a b c किसके बराबर है। तो आपको समझना है कि यहाँ पर देखना है कि 2a बराबर, सभी संख्याएं यदि यहाँ पर बराबर लगा के दी हुई हैं और फिर पूछ क्या रहा है a b c का अनुपात पूछ रहा है। तो ये अनुपात निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। जब इस तरह सभी बराबर लगा के दी हो तो आपको इन्हीं संख्याओं को क्या करना है, पलट के लिख लेना है, ठीक है। तो ये 2 का 1/2, 3 का 1/3, 4 का 1/4। जब ये सभी इस तरह बराबर में लिखे हुए इसी फॉर्मेट में, तब आपको ये करना है। अब इनका आप एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम क्या होगा 4, 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, ठीक है। अब 2 का भाग 12 में देंगे तो 6 बार जाएगा, 3 का भाग 12 में देंगे तो 4 बार जाएगा और 4 का भाग 12 में देंगे तो 3 का। तो इस तरह हमारा अनुपात कितना आ गया है 6, 4, 3, ठीक है। तो इस प्रकार के सवाल, जो इम्पोर्टेंट सवाल है, हम डेली लेकर आएंगे। तो आप हमारे चैनल को देखते रहिए, बने रहिए। यदि हमारे चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल में लगातार बने रहें। आपको इसी तरह और इससे अच्छे इम्पोर्टेंट सवाल आपको पर डे मिलते रहेंगे। धन्यवाद।